हाय दोस्तों, आज की सीरीज है जीरो डे। ये एक धमाकेदार पॉलिटिकल थ्रिलर है जो यूएसए में सेट है। कहानी तब शुरू होती है जब एक अजीब हादसा पूरे देश को हिला देता है। अमेरिका का हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 1 मिनट के लिए बंद हो जाता है। ये अचानक ब्लैकआउट इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि CIA भी समझ नहीं पाती कि इसका सोर्स क्या है और फौरन कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती। देश में बढ़ती टेंशन के बीच प्रेसिडेंट मिचेल एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाती है जो जीरो डे अटैक के पीछे का सच ढूंढ सके। इस मिशन की जिम्मेदारी वो एक पुराने और भरोसेमंद लीडर फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज मिलन को देती है। मिलन रिटायर हो चुका है, लेकिन देश के हालात देखकर वो वापस पॉलिटिकल बैटलफील्ड में आने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, उसके सामने नए नए चैलेंजेस और धोखेबाजी का जाल आता है। क्या वो इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएगा? चलिए देखते हैं। कहानी एक सस्पेंसफुल सीन से शुरू होती है। फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉर्ज मिलन एक अंधेरे कमरे में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज होती है, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। फिर कहानी 3 दिन पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। मिलन अपनी नॉर्मल रूटीन फॉलो करता है, पहले स्विमिंग फिर रनिंग। ब्रेकफास्ट के दौरान वो अपने केयर टेकर हेक्टर से बात करता है, जो उसे बताता है कि मिलन की वाइफ कोर्ट में अपीयर होने वाली है। ब्रेकफास्ट के बाद एक घोस्ट राइटर मिलन से मिलने आती है, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखने में मदद कर रही है। मिलन के ऑफिस में कई पुरानी तस्वीरें लगी हैं, जिसमें से एक उसके पुराने दोस्त जॉन के साथ होती है। घोस्ट राइटर उसे इंकरेज करती है कि वो अपने जॉन के साथ गुजारे हुए दिनों के बारे में लिखे। मिलन और जॉन एक साथ बड़े हुए थे, लेकिन मिलिट्री से निकलने के बाद जॉन का खून हो गया। यह हादसा मिलन के अंदर प्रोसिक्यूटर बनने का जुनून जगाता है। घोस्ट राइटर एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठाती है, जब मिलन इजीली एक और बार प्रेसिडेंट बन सकता था तो उसने इलेक्शन लड़ने से मना क्यों किया? मिलन जवाब देता है कि इसका कनेक्शन उसके मरे हुए बेटे से है। जब घोस्ट राइटर इस बारे में और जानने की कोशिश करती है तो मिलन गुस्से में उसे बाहर निकाल देता है। जाते वक्त घोस्ट राइटर अपने एडिटर बेन से फोन पर बात करती है और कहती है कि मिलन के बेटे की मौत जरूर कुछ बड़ी बात है। तभी अचानक सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद हो जाते हैं। घोस्ट राइटर के फोन पर एक भयानक मैसेज आता है, ये फिर होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होते हैं, घोस्ट राइटर की गाड़ी एक ट्रेन के नीचे आ जाती है और फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। न्यूज रिपोर्ट्स में इस हादसे को साइबर अटैक बताया जाता है और बोला जाता है कि पूरे अमेरिका में पावर जाने की वजह से काफी हादसे हुए हैं। दूसरी तरफ रशियन कॉन्सुलेट में एक आदमी किसी से मल्टीपल सिस्टम के बारे में बात करता है और फिर एक गन उठा लेता है। लकीली मिलन की वाइफ सेफली घर पहुंच जाती है। ये जीरो डे के अगले दिन की बात है। व्हाइट हाउस का एक रिप्रेजेंटेटिव रॉजर मिलन के पास आता है और प्रेसिडेंट की एक स्पेशल रिक्वेस्ट देता है। मिलन को लोगों के बीच जाकर उन्हें शांत करना होगा, क्योंकि पूरे देश में टेंशन बढ़ रही है। पहले तो मिलन हेजिटेट होता है, लेकिन फिर मान जाता है। जब मिलन साइट पर पहुंचता है, लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाने लगते हैं। कुछ बोलते हैं कि इसमें रशिया का हाथ है, तो कुछ एलियंस तक की बातें कर रहे हैं। इस टेंशन को देखकर मिलन एक पावरफुल स्पीच देता है, लोगों के इमोशंस को समझता है और उन्हें शांत करता है। उसकी बात सुनकर पब्लिक थोड़ी काम हो जाती है। उसी वक्त रशियन कॉन्सुलेट का वो आदमी एक IT के बंदे से कांटेक्ट करता है। असल में उस रशियन को फेलिक्स से मिलना है। IT गाय फेलिक्स की लोकेशन भेज देता है। जीरो डे के दूसरे दिन मिलन की प्रेसिडेंट मिचेल से मीटिंग होती है। मिचेल मिलन से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक स्पेशल कमीशन लीड करे और पता लगाए कि साइबर अटैक के पीछे कौन था। बाद में मिलन CIA के जेरेमी से मिलता है और उससे साइबर अटैक के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। रात में मिलन की वाइफ के ऑनर में एक पार्टी रखी जाती है, जिसमें नेथन, मिलन का एक भरोसेमंद कांटेक्ट, कंफर्म करता है कि फेलिक्स इस साइबर अटैक में इन्वॉल्व है। ये सीन दिखाता है कि मिलन धीरे धीरे पैरानॉइड हो रहा है और उसके आसपास जो हो रहा है उस पर शक कर रहा है। इस मूवमेंट में रियल और इमेजिनेशन के बीच का फर्क धुंधला हो जाता है, जो ये हिंट देता है कि या तो उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है या फिर कोई उसके साथ गेम खेल रहा है। मिलन की बेटी एलेक्स को लगता है कि उसका डैड आज के टाइम में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मीडिया और लोग उसे कच्चा चबा जाएंगे। ये बात इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मिलन ओल्ड स्कूल लीडर है, जबकि आज पॉलिटिक्स और दुनिया काफी बदल चुकी है। जब मिलन हू किल्ड बैम्बी गाना सुनता है तो उसे अजीब फील होता है और वो हेक्टर से कहता है कि गाना बदलो। पर शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि कोई म्यूजिक बज ही नहीं रहा। ये बताता है कि शायद मिलन हैलुसिनेट कर रहा है। मिसेस मिलन चाहती हैं कि उसका हस्बैंड जीरो डे कमीशन लीड करे, चाहे जितना भी रिस्क क्यों ना हो। ये बताता है कि मिलन के पास में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो उसके डिसीजन लेने पर असर डाल रहा है। नेथन का कॉल आता है और मिलन एक जरूरी इन्फॉर्मेशन लिखकर अपने लॉकर में रख देता है। अगले दिन जब वो सेफ चेक करता है तो लिखा होता है हु किल्ड बैम्बी।
मिलिन कंफर्म करता है कि कोई उसके सेफ में घुसा है और उसकी असली बुक रिप्लेस कर दी गई है। गुस्से में मिलिन हैकर से पूछता है कि क्या किसी ने उसके ऑफिस में घुसने की कोशिश की, पर तभी उसे एक और बड़ा शॉक लगता है। यहाँ हेक्टर की जगह वेन नाम का कोई और आदमी है। मिलिन और ज्यादा पैनिक होने लगता है। तभी मिसेस मिलिन बताती हैं कि हेक्टर तो 5 साल पहले रिटायर हो गया था। ये मोमेंट सॉलिड प्रूफ है कि या तो कोई मिलिन के साथ खेल खेल रहा है, या तो वो किसी मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहा है, या फिर उसे किसी ने ड्रग या हिप्नोसिस का शिकार बनाया है। हू किल्ड बैम्बी एक सीक्रेट मैसेज हो सकता है जो मिलिन के पास से कनेक्टेड है। सेफ का ओपन होना बताता है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। अब मिलिन जीरो डे कमीशन ऑफिस जा रहा है। वो रात के गुजरे हुए हादसों को याद कर रहा है। दूसरी तरफ आईटी लड़का अपने घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स तोड़ देता है और फिर हैकर के मीटिंग पॉइंट के लिए निकलता है। वहाँ जाकर आईटी लड़का देखता है कि एक रशियन आदमी पूरे क्रू का सफाया कर चुका है और अब उसके पीछे पड़ा है। जब मिलिन बेस पॉइंट की तरफ जा रहा होता है, तभी मिचेल उसे कुछ सॉलिड प्रूफ ढूंढने के लिए सिर्फ 72 घंटे का वक्त देती है। अगर मिलिन कुछ नहीं कर पाया तो मिचेल रशियंस पर इल्जाम लगाने वाली है। पहली ब्रीफिंग मीटिंग में पीआर लीड मेलिसा टीम को इंस्ट्रक्ट करती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक न करे, क्योंकि मीडिया को हैंडल करना उसका काम है। कार्ल जो लीड इन्वेस्टिगेटर है, जस्टिस डिपार्टमेंट से इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेट कर रहा है। उसके पास आईटी वाले आदमी की तस्वीरें हैं, पर अब तक उसकी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं हो पाई। सीसीटीवी फुटेज में एक रशियन आदमी एलेक्सी दिखाई देता है, जो GRU यानी रशियन फेडरेशन ऑफिसर है। मिलिन टीम को ऑर्डर देता है कि पहले हैकर से बात करे, फिर किसी और को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करे। दूसरी तरफ मिलिन रॉजर से कहता है कि वो घोस्ट राइटर की मौत को वेरीफाई करे। वहीं हैकर्स एक कोड वर्ड छोड़ते हैं जो ऑरेंज रेवोल्यूशन की तरफ इशारा करता है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट जिसका ब्लेम रशिया ने अमेरिका पर लगाया था। सिक्योरिटी फोर्सेस आईटी वाले आदमी का मैच ढूंढ लेती हैं, पर उसकी आइडेंटिटी अभी भी रिस्ट्रिक्टेड है। बाद में रॉजर को जबरदस्ती एक आदमी लिंडन से मिलना पड़ता है। पिछले जमाने में रॉजर लिंडन का मोल था और अब लिंडन चाहता है कि रॉजर उसके लिए काम करे। सबसे ज्यादा लिंडन को ये जानकर मजा आता है कि मिलिन अब तक रॉजर पर भरोसा करता है। लिंडन जाने से पहले रॉजर से कहता है कि वो मिलिन का ध्यान सिर्फ रशिया पर ही रखे। इस बीच मीडिया भी इन्वेस्टिगेशन पर प्रेशर डाल रही है। किडर जो बहुत सी सोशल मीडिया एप्स की मालिक है, क्लेम करती है कि कमीशन को साइबर अटैकर्स ढूंढने में उसकी मदद चाहिए होगी, जबकि शीला मिलिन के गुस्से वाले बिहेवियर पर सवाल उठाती है, पर मिलिन इस बात को टाल देता है। तभी प्रेसिडेंट मिचेल की कॉल आती है, जो मिलिन को इन्फॉर्म करती है कि वो 48 घंटे में ओवल ऑफिस से स्पीच देगी और तब तक मिलिन को कुछ प्रोग्रेस दिखानी होगी। दूसरी तरफ रॉजर जब न्यूयॉर्क सिटी मॉर्ग जाता है तो देखता है कि एना यानी घोस्ट राइटर की लाश गायब है। वो फौरन मिलिन को ये बात बताता है। इस पर मिलिन हैरान करने वाला सच बताता है। उसने एना को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था, उसकी मौत के 24 घंटे बाद। इन्वेस्टिगेशन में एक और ट्विस्ट तब आता है जब कार्ल मिलिन को अपडेट करता है कि हैकर यानी आईटी वाला लड़का एक्चुअली NSA का एक अंडरकवर एजेंट है। शीला मिलिन की मदद के लिए फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ वैलेरी को कमीशन में शामिल करने का फैसला करती है। पॉलिटिक्स और हिडन एजेंडाज भी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर कर रहे हैं। रिचर्ड जो यूएस का स्पीकर है, प्रेस को बताता है कि जीरो डे कमीशन के ऊपर एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है जिसे एलेक्स लीड करेगी, यानी मिलिन की बेटी। ये देखकर मिलिन गुस्से में आ जाता है और रॉजर को एलेक्स से बात करने भेजता है। वहीं दूसरी तरफ रशिया का सीक्रेट मिशन भी अपनी चाल चल रहा है। एलेक्स एक डिनर में आईटी वाले हैकर को एक लड़की से बात करते देख रहा है और GRU ऑफिसर का मिशन क्लियर है, हैकर को खत्म करना। पर हैकर भी कंट्री से भागने की प्लानिंग कर रहा है। रात में शीला मिलिन को इन्फॉर्म करती है कि उसने वैलेरी को हायर कर लिया है और ये फाइनल डिसीजन है। जबकि एलेक्स के घर में एलेक्स रॉजर को बताती है कि कमिटी लीड करने का फैसला उसका नहीं था। लेकिन ये बात यही नहीं रुकती। हम देखते हैं एलेक्स और रॉजर का अफेयर है, यानी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ साइबर अटैक तक लिमिटेड नहीं है। ये एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बन चुकी है जिसमें ट्रस्ट, बिट्रेयल और पावर स्ट्रगल चल रहा है। मिलिन को फाइनली हैकर की असली पहचान मिल जाती है, पैट्रिक। जैसे ही आइडेंटिटी कंफर्म होती है, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस पैट्रिक को ढूंढने निकल पड़ती है। पैट्रिक एक बोट के जरिए देश छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी जगह एलेक्सी भी उसे मारने के लिए रेडी है। पर इससे पहले कि वो पैट्रिक को मार पाता, पुलिस पैट्रिक को अरेस्ट कर लेती है और एक GRU एजेंट एलेक्सी को अपनी गाड़ी से कुचल देता है। एलेक्सी की फौरन ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रॉजर जब अपने घर पहुंचता है तो वही GRU एजेंट उसका इंतजार कर रहा होता है। वो रॉजर को एक एविडेंस देता है जो प्रूफ करता है कि रशिया का इस साइबर अटैक में कोई हाथ नहीं है। अगले दिन ऑफिस में रॉजर ये इन्फॉर्मेशन कार्ल को देता है
और वेरीफाई करने के लिए कहता है, लेकिन वक्त बहुत कम है क्योंकि मिचेल अपनी स्पीच देने के लिए रेडी है। तभी मिलिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेता है और सबके सामने बड़ा खुलासा करता है। ये अटैक किसी फॉरेन देश का नहीं बल्कि एक इनसाइड जॉब है, यानी ये काम इन्हीं के देश के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रीपर का है और जो प्रोग्राम यूज किया गया था उसका नाम प्रोटियस है। मिचेल ये सुनकर नाराज हो जाती है क्योंकि अगर रशिया को ब्लेम करते तो पूरा अमेरिका एक हो जाता। लेकिन CIA का जेरेमी कंफर्म करता है कि मिलिन की बात सही है, रीपर और प्रोटियस प्रोग्राम दोनों रियल हैं। पर ट्विस्ट ये है कि प्रोटियस प्रोग्राम वो नहीं जो मिलिन सोच रहा है। ये कहकर जेरेमी एक टॉप सीक्रेट फाइल निकालता है जो और भी बड़े राज खोलने वाली है। वहीं एवन ग्रीन एक शो की तैयारी में है। ये एक ऐसा एंकर है जो गवर्नमेंट के हर फैसले पर सवाल उठाता है, लेकिन सबसे ज्यादा मिलिन से नफरत करता है और उसके साइबर अटैक इन्वेस्टिगेशन को गलत मानता है। जब रीपर ग्रुप के बारे में सच सामने आता है तो मिलिन और उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस नेटवर्क के काफी लोगों तक पहुंचती है और 48 हैकर्स को अरेस्ट कर लेती है। अगली सुबह मिलिन हमेशा की तरह अपनी दवा ले रहा है, पर इस बार वो साइड इफेक्ट्स पड़ता है और दवाइयों को फेंक देता है। ऑफिस में वैलेरी कंट्रोल ले लेती है, जिससे रॉजर साइडलाइंस पर चला जाता है। बाद में मिलिन रॉजर को एक काम देता है, उसे प्रूफ लाना है कि जो बॉडी दफनाई गई है क्या वो सच में एना की है। इसी बीच वैलेरी और रॉजर एक दूसरे पर तंज कसते हैं और ये रिवील होता है कि कभी वैलेरी और मिलिन का अफेयर था और रॉजर खुद ड्रग एडिक्शन से रिकवर कर रहा है। कांग्रेस ऑफिस में रिचर्ड एलेक्स से कहता है कि वो मिलिन से अरेस्ट का जस्टिफिकेशन मांगे। दूसरी तरफ एवन ग्रीन न्यूज में बताता है कि पुलिस ने एक लड़के पॉल को गलती से अरेस्ट कर लिया, जबकि उसका रीपर से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही इवन ये भी एक्सपोज करता है कि लिंडन ने साइबर अटैक होने से पहले पैसे कमा लिए थे। जब एलेक्स मिलिन से ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन मांगती है तो मिलिन साफ मना कर देता है और बोलता है कि वो किसी को भी जस्टिफिकेशन नहीं देगा। उधर रॉजर एना की बॉडी का DNA सैंपल कलेक्ट कर लेता है। वहीं पर नेथन आता है और रॉजर से कहता है कि वो मिलिन को रिजाइन करने के लिए बोले, क्योंकि ये लड़ाई वो जीत नहीं सकता। नेथन ये भी पूछता है कि क्या मिलिन को कोई अजीब चीजें दिख रही हैं या आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये बात रॉजर को कंफ्यूज कर देती है। अब कार्ल रिवील करता है कि पॉल को सच में अरेस्ट किया गया था। असल में पुलिस गलत रूम में घुस गई थी, उन्हें एक्चुअल में पॉल के भाई को पकड़ना था। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि पॉल गलती से अरेस्ट हुआ है तो उसे फौरन ही रिहा कर दिया जाता है। इसके बाद कॉप्स एरिक हेस नाम के एक आदमी को पकड़ लेते हैं जो साइबर अटैक में शामिल है। मिलिन फैसला करता है कि वो खुद हाइस से पूछताछ करेगा। पहले तो मिलिन शांत बातचीत करता है, लेकिन फिर वो हाइस को धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसके दोस्त, डैड और बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि साइबर अटैक में सिर्फ 1 मिनट में हजारों लोग मर चुके हैं। मिलिन के लिए 3 लोगों की जिंदगी गिरवी रखना एक छोटी सी कीमत है। ये सुनकर हाइस डर जाता है और बताता है कि एक और आदमी है जो अपने आप को लियोन कहता है और वही जीरो डे अटैक का असली मास्टरमाइंड है। इसी बीच जब भी मिलिन स्ट्रेस में होता है उसके दिमाग में हो किल बॉम्बी गाना बजने लगता है। बाहर एक मॉब प्रोटेस्ट कर रही है जो पुलिस से डिमांड कर रही है कि वो अरेस्टेड लोगों को रिलीज करे। इसी भीड़भाड़ के दौरान लिंडन के आदमी रॉजर को उठा ले जाते हैं। दूसरी तरफ एवन ग्रीन लगातार लिंडन की कारस्तानियों को एक्सपोज कर रहा है। इस वजह से लिंडन चाहता है कि रॉजर उसके लिए काम करे और अपने देश से गद्दारी करे। अगर रॉजर इनकार करता है तो लिंडन सबको बता देगा कि रॉजर एक खबरी है। जबकि कार्ल और वैलेरी सोचते हैं कि उन्हें इदाहो के एक फार्म की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पर मिलिन एक और शॉकिंग कनेक्शन ढूंढ निकालता है। एरिक हाइस और एवन ग्रीन दोनों जॉर्ज ऑरवेल के 1984 वाले एक फेमस कोड को फॉलो करते हैं। ये देखकर मिलिन उस पर और शक करने लगता है। इस दौरान मिलिन की सारी पुरानी मेडिसिन दोबारा रिफिल हो जाती हैं और रॉजर ने भी कुछ नए एविडेंस मिलिन को दे दिए हैं जो केस में नए राज खोल सकते हैं। तस्वीरों से साफ हो जाता है कि एना भी इस सब में शामिल है क्योंकि वो एवन की फॉलोअर है। जबकि वैलेरी और कार्ल को लगता है इस एंगल पर फोकस करना सही नहीं होगा। मिलिन एवन को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। बाद में रॉजर चुपके से मिलिन की डायरी चेक करता है और उसे पता चलता है कि मिलिन वाकई चीजें देख और सुन रहा है जो शायद असल में एग्जिस्ट नहीं करती। रात में एवन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगली सुबह रिचर्ड एलेक्स को एवन की गिरफ्तारी की जानकारी देती है। इसी दौरान रॉजर एलेक्स से मिलने जाता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे एवन की गिरफ्तारी का आइडिया सिर्फ मिलिन का था। मिलिन एवन का सामना करता है जो अब जेल में लॉक है। मिलिन उससे सीधा इडियट कहकर उसकी बेइज्जती कर देता है। इसके बाद पता चलता है अमेरिकन होमस्टेड बैंक के सर्वर्स और अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं क्योंकि ये एक साइबर क्राइम का शिकार बन चुका है
दूसरे बैंक्स को बचाने के लिए सरकार ने सर्वर थोड़े वक्त के लिए बंद कर दिए हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए रिचर्ड प्रेसिडेंट मिचेल को ये समझाने की कोशिश करता है कि अब मिलन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन मिचेल उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। इस बीच मिलन और उसकी टीम एवन से इंटेरोगेशन करती है, लेकिन एवन किसी भी तरह से मदद करने को तैयार नहीं होता। तब उसके लॉयर बॉब को बुलाया जाता है ताकि एवन को समझाया जा सके। एवन पर शक तब और बढ़ जाता है जब पता चलता है कि उसने अपनी हार्ड ड्राइव पूरी तरह मिटा दी है और किसी को नहीं पता उसमें क्या था। इस दौरान कहानी को नया मोड़ देने के लिए मेलिसा सजेस्ट करती है कि किडर के साथ एक मीटिंग रखी जाए, जिसे मिलन भी अप्रूव कर देता है। जवाब ढूंढने की कोशिश में वैलेरी एक पुराने साइंटिस्ट मैकेना से मिलती है, जो पहले प्रोटियस प्रोजेक्ट पर काम कर चुका है। प्रोटियस एक न्यूरोबायोलॉजिकल वेपन है जो जेनेवा कन्वेंशन के रूल्स वायलेट करता है। ये वेपन दूर से ऑपरेट किया जा सकता है और बिना किसी फिजिकल प्रूफ के दिमाग को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कार्ल जब एवन से इंटेरोगेशन करता है तो एवन कुछ नाम बता देता है। इसके बाद वैलेरी मिलन को प्रोटियस के बारे में बताती है। इस वेपन के सिम्टम्स हैलुसिनेशंस और मेमोरी गैप्स हैं, जो सिम्टम्स मिलन में भी दिख रहे हैं। प्रोटियस एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करता है और क्योंकि ये तब एक्टिवेट हुआ जब मिलन अपने घर पर था, वैलेरी और मिलन डिसाइड करते हैं कि फिलहाल मिलन को ऑफिस में ही रहना चाहिए। वहीं रॉजर को इडाहो फार्म से एक रेडियो मिलता है, बट वो ये बात मिलन को नहीं बताता। फिर वो रेडियो से कोडेड इन्फॉर्मेशन सुनता है और उसे नोट कर लेता है। बाद में एक बार में लिंडन के आदमी रॉजर के पास आते हैं ताकि मिलन की मेंटल इंस्टेबिलिटी का प्रूफ ले सकें, जिससे मिलन को मजबूर किया जा सके कि वो रिजाइन कर दे। रॉजर मिलन की मेंटल कंडीशन के बारे में एलेक्स को बता देता है। एलेक्स को अब ये समझ आ गया है कि मिलन मेंटली फिट नहीं है और वो ये बात अपनी माँ को बता देती है। उधर व्हाइट हाउस में रिचर्ड मिचेल को सजेस्ट करता है कि मिलन को कमीशन से हटाने के लिए किसी फैमिली क्राइसिस का बहाना बनाए, जबकि किडर के साथ मिलन की मीटिंग किसी काम नहीं आती। मिचेल बताती है कि ऐसे साइबर अटैक बैंक में पहले भी हो चुके हैं और रिचर्ड ने ये इन्फॉर्मेशन मिलन से छुपा रखी थी। ऑफिस में रॉजर मिलन की डायरी चुरा लेता है, जबकि इस दौरान मिलन अपनी मेंटल स्टेबिलिटी प्रूव करने के लिए शीला को एक टेस्ट देता है और टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अब मिलन एवन से सच उगलवाने के लिए कड़ा कदम उठाने का फैसला करता है और एवन को टॉर्चर किया जाता है, लेकिन एवन सिर्फ इतना रिवील करता है कि उसने टैक्स से बचने के लिए फ्रॉड्स किए हैं जो उसकी हार्ड ड्राइव में स्टोर थे। दूसरी तरफ रॉजर सच बताने का फैसला करता है और एलेक्स को कन्फेस करता है कि उसने उसके एक्स बॉयफ्रेंड का पर्दाफाश करने के लिए उसका फोन हैक किया था। जब रॉजर अपने घर वापस आता है तभी लिंडन के आदमी उससे एविडेंस लेने आते हैं, लेकिन रॉजर कहता है कि उसने अपना डिसीजन बदल लिया है। इस बात से गुस्सा होकर लिंडन के आदमी रॉजर को मार देते हैं और उसकी बॉडी बाथ टब में रख देते हैं। अगली सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिचेल अनाउंस करती है कि बैंक पर जो साइबर अटैक हुआ है उसका 0 डे से कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक नए ग्रुप सिनेक्योर का काम है। दूसरी तरफ मिलन अपने बेटे निक की मौत को याद करता है, जो ओवरडोज की वजह से मारा गया था। वही ओवरडोज का सीन अब रॉजर के बाथरूम में भी रिक्रिएट किया गया है, जिसमें ड्रग्स हर जगह बिखरी हुई है ताकि ये मर्डर न लगे बल्कि एक ओवरडोज का केस लगे। मिलन अपनी डायरी देखता है और अपनी राइटिंग से इरिटेट हो जाता है, जैसे कि उसके दिमाग में और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रही हो। फाइनली एवन ग्रीन को रिहा कर दिया गया है, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि एवन को टॉर्चर किया गया था। मिलन अपने घर पर अपने बेटे को लेकर रिग्रेट महसूस करता है। वो सोचता है कि वो निक के साथ वो सब नहीं कर पाया जो एक डैड को करना चाहिए था। थोड़ी देर बाद मिलन शीला से कहता है कि ओवरसाइट कमेटी के सामने सच बोलना जरूरी है और उसे मिलन की साइड लेने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में रिचर्ड बहुत पावरफुल फील कर रहा है क्योंकि उसे दूसरी पार्टी का सपोर्ट मिल गया है। वो मिचेल से कहता है कि वो मिलन को रिजाइन करने पर मजबूर करे और 0 डे कमीशन का लीडर रिचर्ड को बना दिया जाए। लेकिन रिचर्ड की एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट शीला की टेस्टिमोनी बहुत पावरफुल साबित होती है और पब्लिक में काफी पॉपुलर हो जाती है। अब वैलेरी इस बात को लेकर परेशान है कि प्रोटियस का मिलन पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि मिलन रॉजर के फ्यूनरल पर जाना चाहता है। इस दौरान एलेक्स और मिलन के बीच एक इमोशनल कन्फ्रंटेशन होता है। मिलन अब तक ये मानता था कि निक की ओवरडोज की वजह से मौत हुई थी, लेकिन एलेक्स बताती है कि निक ने एक्चुअली आत्महत्या की थी। ये बात मिलन के गिल्ट और दुख को और बढ़ा देती है। लेकिन फाइनली मिलन एलेक्स से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है। ऑफिस में मिलन को रॉजर का एक लेटर मिलता है जिसमें रेडियो से सुनी गई सारी बातें लिखी होती हैं। जब टीम उस लेटर को एनालाइज करती है तो एक चीज क्लियर होती है, लिंडन इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व है,
लेकिन सिर्फ वही नहीं है, ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग श्योर हैं कि इसके पीछे और भी बड़े लोग हैं। फौरन ही एक क्रिप्टोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है ताकि रेडियो कोड्स को डिकोड किया जा सके। जैसे ही कुछ नतीजे निकलते हैं, मुलेन और वैलेरी मिचेल को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि मिचेल सिर्फ 24 घंटे का टाइम दे सकती है। मिलेन को किसी एक सस्पेक्ट को अरेस्ट करना होगा। अब सवाल ये है, मिलेन इस एक दिन में कैसे प्रूव करेगा कि जीरो डे और सैनिक्योर के पीछे कौन है? अब जब मिलेन ने अब तक रिजाइन नहीं किया है तो रिचर्ड और भी ज्यादा इरिटेट हो गया है। दूसरी तरफ एलेक्स मिलेन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो उसके मेंटल स्टेट को लेकर परेशान है। मिलेन को ये समझ आता है कि जो रेडियो पर सुनाई देने वाली आवाजें हैं वो एक्चुअली बदली गई हैं, तो वो एक स्मार्ट ट्रैप सेट करता है ताकि वो लोग पकड़े जा सकें। प्लान के मुताबिक ये न्यूज लीक की जाती है कि रॉजर ने कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स छोड़े थे जिसे क्लीन अप करना जरूरी है। जैसे ही कोई इन डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने की कोशिश करता है, ब्लेक फेल्टन को पकड़ लिया जाता है। अब जब ब्लेक का बैकग्राउंड चेक किया जाता है तो एक शॉकिंग चीज सामने आती है। ब्लेक एक्चुअली किडर की कंपनी के लिए काम करता था। पब्लिक ऑलरेडी मिलन को टॉर्चर के लिए फीडबैक दे रही है, तो इस बार मिलन संभल कर चलता है और कार्ल और टीम को किडर के पास भेजता है, लेकिन स्ट्रिक्टली लीगल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने का ऑर्डर देता है। किडर भी स्मार्ट है। जैसे ही पुलिस उसके घर पर आती है, वो लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है और ऑफिसर्स को लॉ ब्रेकर्स के रूप में दिखाने की कोशिश करती है। फिर अंदर से किडर रेडियो पर अपने कॉन्टैक्ट्स को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद किडर मिलन और वैलेरी से डील करने की कोशिश करती है। वो इम्यूनिटी मांगती है। जब मिलन उसकी बात नहीं मानता तो किडर एक और बॉम्बशेल ड्रॉप करती है। वो बता देती है कि वैलेरी की बेटी ने अपने फैमिली ट्री का पता लगाने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी थी। इसका मतलब ये है कि किडर को ऑलरेडी पता है कि मुलेन एक्चुअली लिली का बायोलॉजिकल फादर है। इससे पहले कि मुलेन और वैलेरी इस बात को प्रोसेस कर सकें, एक शूट आउट हो जाता है। कुछ अननोन अटैकर्स पुलिस पर अटैक कर देते हैं और कार्ल जख्मी हो जाता है, लेकिन पुलिस सिचुएशन कंट्रोल कर लेती है और फाइनली किडर को अरेस्ट कर लिया जाता है। मुलेन अब प्रेस के सामने आता है और अनाउंस करता है कि जो मैलवेयर बैंक पर अटैक करने के लिए यूज किया गया था वो एक्चुअली किडर के घर से हुआ था। बेसिकली मुलेन पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि किडर ही इस साइबर अटैक की मास्टरमाइंड थी। मुलेन वैलेरी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि जब ये पूरा केस सॉल्व हो जाए तो वैलेरी अपनी बेटी लिली से उसका इंट्रोडक्शन कराए। वहीं एलेक्स टेंशन में आ जाती है और रिचर्ड को फोर्स करती है कि वो मिलन को रोकने के लिए कुछ करे, लेकिन रिचर्ड डायरेक्टली कुछ नहीं करता, बल्कि वो एलेक्स से एक अलग तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए कहता है। तब एलेक्स एक रेडियो निकालती है, सेम रेडियो जो हैकर्स यूज कर रहे थे। फाइनली रात के वक्त एक और शॉकिंग न्यूज आती है, किडर जेल में मर चुकी है। ऑफिशियली ये आत्महत्या बताया जाता है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सच में आत्महत्या है या किसी ने उसे मार दिया। अब रिपोर्टर्स किडर की मौत कवर कर रहे हैं और दूसरी तरफ एलेक्स पैनिक मोड में रिचर्ड से मिलती है। रूम में गवर्नमेंट के और भी मेंबर्स हैं जो साफ तौर पर सच बाहर आने नहीं देना चाहते। एलेक्स की हालत देखकर रिचर्ड उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है और उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इस बीच किडर के अरेस्ट के बाद टेक टीम फाइनली समझ पाती है कि उसने कैसे सिस्टम में घुसकर साइबर हैवॉक क्रिएट किया था। ये डिस्कवरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे फ्यूचर में ऐसे साइबर अटैक को रोकने का सोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन जब हर कोई किडर को जीरो डे अटैक का मास्टरमाइंड मान रहा है, मुलन को लगता है कि कुछ मिसिंग है, शायद कोई और बड़ा प्लेयर इस गेम के पीछे है। तभी एलेक्स मुलन को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए कहती है। कॉल कट करने से पहले वो मुलन और शीला को अलर्ट करती है कि वो दोनों संभल कर रहें। ये एक रेड फ्लैग है कि कुछ बड़ी चीज होने वाली है। और तभी एक और ब्लैकआउट हो जाता है। इस बार टेक टीम थोड़ी प्रिपेयर्ड थी और वो पावर और कम्युनिकेशंस रिस्टोर करने का एक तरीका ढूंढ लेती है। इस ब्लैकआउट के दौरान मिलिट्री ऑफिसर टॉम मिलन और शीला से कहता है कि वो उसके साथ आए क्योंकि उन्हें धमकी मिल रही है और उनके घर के बाहर एक भीड़ इकट्ठा है। जब मिलन और शीला निकलते हैं तो मॉब उनका रास्ता रोक लेता है। मिलन पुलिस को सख्त हिदायत देता है कि वो लोगों पर फोर्स का यूज न करें, लेकिन मॉब एग्रेसिवली रिएक्ट करता है और मिलन की कार पर अटैक कर देता है। इस खतरनाक सिचुएशन में CIA वक्त रहते पहुंच जाती है और उन्हें बचा लेती है। इस सब के बीच एक और मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हैकर्स के बीच में एक फॉल्स र्यूमर फैल जाता है कि मिलन मर चुका है। ये मिस इन्फॉर्मेशन नया ट्विस्ट ला सकती है। इस वक्त कार में जेरेमी एक और खुलासा करता है। वो मिचेल के साथ मिलकर ऑलरेडी कुछ बड़ा होने का अंदाजा लगा चुका था, लेकिन उन्हें मिलन की जरूरत थी ताकि सच सामने आ सके।
दूसरी तरफ शीला बचने के लिए वैलेरी के घर चली जाती है। अब सवाल ये है कि अगर किडर मास्टरमाइंड नहीं थी तो असली कल्प्रिट कौन है और हैकर्स ने मुलिन की मौत की झूठी खबर क्यों फैलाई? वैलेरी न तो कंफर्म करती है ना ही मना करती है कि मुलिन जिंदा है या नहीं। बस टीम को इनकरेज करती है कि जो करंट सिचुएशन है उस पर फोकस करे। जब एलेक्स घर पहुंचती है तो उसका डर और बढ़ जाता है। वो देखती है कि मुलिन अंधेरे में बैठा है। यहाँ एलेक्स सब कुछ कन्फेस कर लेती है। तभी पावर वापस आ जाती है और न्यूज में रिपोर्ट्स आती हैं कि मुलिन शायद मर चुका है। जब रिपोर्टर्स रिचर्ड की स्टेटमेंट मांगते हैं तो वो एक फेक इमोशनल स्पीच देता है। कुछ मिनटों बाद मुलिन रिचर्ड को कॉल करके प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाता है। रिचर्ड एक ऐसे पॉलिटिकल आइडियल वर्ल्ड की बात करता है जो अचीव करना मुश्किल है। क्योंकि एलेक्स भी इस सब में इन्वॉल्व है, रिचर्ड प्रॉमिस करता है कि टर्म खत्म होने के बाद सारे इन्वॉल्व लोग रिजाइन कर देंगे, वरना वो एलेक्स को भी अपने साथ ले डूबेगा। मुलिन सच बोलना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि शीला इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। जैसा एक्सपेक्ट किया गया था, शीला एक और बच्चा नहीं खोना चाहती। इस वजह से कमीशन रिपोर्ट डिले होती रहती है। तभी मिचेल मुलिन से मिलने आती है और माफी मांगती है कि उसने सब कुछ रिवील नहीं किया। उसे ये आइडिया नहीं था कि ये सब मुलिन के लिए इतना पर्सनल हो जाएगा। एक दिन जॉगिंग के दौरान मुलिन एक फीडर में एक डिवाइस देखता है और उस पर शक होता है। फाइनली कमीशन रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है और वैलेरी रिचर्ड को रिपोर्ट देती है। रिचर्ड रिपोर्ट देखकर खुश होता है। अनाउंसमेंट वाले दिन एलेक्स मुलिन के लिए एक लेटर छोड़कर चली जाती है। जब अनाउंसमेंट स्टार्ट होती है, मुलिन को फिर से वो म्यूजिक सुनाई देने लगता है, लेकिन वो अपने दिमाग पर कंट्रोल रखता है। अनाउंसमेंट स्मूथली चल रही होती है, पर बीच में मुलिन डिसाइड करता है कि वो दिल से बोलेगा। वो एलेक्स का कन्फेशन पब्लिक में पढ़कर सुनाता है। फिर मुलिन पूरी सच्चाई रिवील कर देता है। बताता है कि गवर्नमेंट के दोनों साइड्स के मेंबर्स अटैक में इन्वॉल्व थे और रिचर्ड इन सब का लीडर था। लास्ट में मुलिन अपनी रिटायर्ड लाइफ कंटिन्यू करता है। सच बोलने की वजह से मुलिन अपनी फैमिली खो चुका है। एक बच्चा मर चुका है, दूसरा जेल में है और शीला भी एंड तक कहीं दिखाई नहीं देती। वैलेरी लिली को सच बताती है। अब डिसीजन उसका है कि वो मुलिन से कांटेक्ट रखना चाहती है या नहीं। प्रोटियस का कोई सॉलिड कंक्लूजन नहीं दिया जाता। या तो मुलिन पर अटैक हुआ है या फिर वो मेंटली एग्जॉस्टेड है, जिससे उसका दिमाग ट्रिक हो रहा है। अच्छी बात यह है कि रिचर्ड और उसके साथियों को उनके जुर्म के लिए जेल भेजा जाएगा। मिचेल शायद एक और टर्म सर्व करे। ये भी प्रूव हो जाता है कि लिंडन के दिए गए काफी सारी फोटोज डीप फेक थी। अब गवर्नमेंट को और इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि और कौन कौन इस साइबर अटैक में इन्वॉल्व था। इसी के साथ ये सीजन यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।